क्लास में जो इंश्योरेंस वाला अकाउंट बनाया था वो बनवा दें, फिर स्क्रीन भी उतनी देर ऑन हो जाती है। ओपनिंग प्रीपेड कितना था? 0 था। फिर क्लोजिंग प्रीपेड 4, ये क्लोजिंग प्रीपेड अगले साल का। ओपनिंग प्रीपेड बना था कितना? 4, और अगले साल का स्क्रीन ऑन हो रही है, और अगले साल का क्लोजिंग प्रीपेड 5। अच्छा जी, अब आप हजरात जरा रोशनी डालिएगा, प्रीपेड पे किस साल होता है? प्रीपेड कार्ड खरीदते हैं आप बाजार से, और जालिम इंसान, पेबल अगले साल पे होता है। खुदा के लिए पेबल और प्रीपेड को एक मत समझे। पेबल अगले साल पे होता है, इस साल खर्चे में डालता है, और सामान जबरदस्त जा रही है, छुट्टियां छिक के रखा हूं। अच्छा, प्रीपेड पे कब होता है? इस साल। खुदा के लिए ऐसे ब्लंडर ना आप मारिएगा, पेबल अगले साल पे होता है। प्रीपेड किस साल पे होता है? इस साल। प्रीपेड कार्ड से मिसाल दी थी ना, प्रीपेड कार्ड से इस साल आप खरीद लेंगे, पैसे दे देंगे, और खर्चा कब होगा? अगले साल। क्लियर? इसलिए मोहतरम ये बताएं, ये जो प्रीपेड अकाउंट बनाया था लास्ट क्लास, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी 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 इधर 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 और इधर और इधर और इधर और इधर। अच्छा, तो मोहतरम इस साल के लिए समझना तो आसान है, इस साल के लिए समझना तो आसान है। ये प्रीपेड पे का वो इस साल के लिए समझना मोहतरम 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 इसलिए आसान है कि ब्रॉट डाउन 0 है। ये प्रीपेड पे किस साल हुआ? इस साल। खर्चे में किस साल जाएगा? इसलिए यहां क्या लिख दिया था? कैश। क्लियर? अब ये कौन सा साल था? 2015-14 था या कौन सा था? 17-18, यानी अगर करंट टैक्स की वर्किंग की बात करूं 17-18। अब बता दें ये 4 रुपए करंट टैक्स की वर्किंग में, मैं रिवीजन करवा रहा हूं पिछले सवाल की, ये 4 रुपए इस करंट टैक्स की वर्किंग में ऐड होने हैं या लेस होने हैं? ये 4 रुपए इस साल की करंट टैक्स की वर्किंग में ऐड होने हैं या लेस होने हैं? अच्छा, इसका कोई ज्यादा लंबा चौड़ा तरीका नहीं सोचने का, इसका आसान तरीका सोचने का। आसान तरीका ये सोचने का मोहतरम कि जब भी टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो? कैश। तो एक्सपेंस को उल्टाना है ऐड करके, और पेमेंट को रिकॉर्ड करना है लेस करके। तो इसलिए इंश्योरेंस पेड को लेस कर दें कितने से? 4 से। ये वो रट्टे वाली बात थी, ज्यादा लॉजिक वाली लंबी बात नहीं है। तो खर्चे को उल्टाना है और पेमेंट को ऐड करना, लेस करना है। क्लियर? अच्छा यार, अगले साल की स्टोरी ना डीप डाउन जाके सोचने की जरूरत नहीं। अगले साल की स्टोरी काजी डीप डाउन जाके सोचने की जरूरत नहीं। सतही तौर पे अगर ऊपर ऊपर से बात करें हम, तो अगले साल बैलेंसिंग दोनों में से बता दें किस साइड पे आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है। किसी को पता है ये साइड किसके लिए है? कैश के लिए है या P&L के लिए है? याद रखिएगा, एक्सपेंस अकाउंट में हमेशा ये साइड कैश के लिए होती है। तो अब बोल दें क्या लिखूं यहां? कैश। अब कोई लंबे चौड़े चक्रों में सोचने की जरूरत नहीं है मोहतरम, आपने ही उस दिन फरमाया था कि ज्यादा मैं नहीं सोचता। कोई लंबे चौड़े चक्रों में सोचने की जरूरत नहीं है। करंट टैक्स की वर्किंग के लिए रूल ऑफ थंब बता दें, करंट टैक्स की वर्किंग के लिए एक्सपेंस को उल्टा दो और पेमेंट को लेस कर दो। तो पेमेंट हो रही है, तो पेमेंट को क्या कर दें? लेस कर दें। तो इसलिए लास्ट क्लास में हमने 1 को यहां क्या कर दिया था? लेस कर दिया था। ये बात किसकी हो गई? करंट टैक्स की। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में इन दोनों की कैरिंग अमाउंट चली जाएगी यही, पहले साल ये वाली कैरिंग अमाउंट जाएगी, दूसरे साल ये वाली कैरिंग अमाउंट, और इन दोनों की टैक्स बेस क्या होगी? 0 होगी। इन दोनों की टैक्स बेस क्यों 0 होगी? क्योंकि टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा जी, बजाय के और कुछ पिछली क्लास वाले सवाल पे बात करें, हम एक सवाल नया शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले पता नहीं अब आप लोग 10 मिनट लगवाएंगे या 15 मिनट लगवाएंगे मेरे, ये आपको ही पता है। पास पेपर के क्वेश्चन 5 के ऊपर हो गया था, मजे का था वैसे, माने ना माने। कितनों का पीछे से देख के सही हुआ था? हाथ खड़ा करें। कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता, पीछे देख के सही हुआ था। ओके, लेकिन मेरे ख्याल से पीछे से ना भी देखा हो तो 16 में से कितने लोगों के 8 मार्क्स आ जाने थे पेपर में? पीछे से ना भी देखते तो 16 में से 8 मार्क्स आ जाने थे। ओके यार, इसमें ना 2 कॉन्सेप्ट थे, एक अनयूज्ड लॉसेस वाला और एक कॉन्सेप्ट था रेट चेंज वाला। ये 2 कॉन्सेप्ट इस सवाल के अंदर थे और बड़ा अच्छा सवाल था। अगर किसी ने होमवर्क में नहीं किया तो आज जरूर इस सवाल को होमवर्क में कर लीजिएगा, लेकिन आज तो एक फुल फ्लेश सवाल आपको और भी देना है होमवर्क में एग्जाम लेवल का। अच्छा जी, वकार लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर 2006 एंड 2007। भाई खामोश रहे, मैं 5-7 मिनट में वाइंड अप करना चाह रहा हूं इसको, फिर आज वाला सवाल शुरू करना है।
ड्यूरिंग द ईयर द कंपनीज अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स अमाउंटेड टू इतने एंड इतने। द प्रॉफिट इंक्लूड कैपिटल गेन इनकम ऑफ 10 एंड 8। ये कैपिटल गेन इनकम रिसीवेबल है या खाली लिखा हुआ है कैपिटल गेन इनकम? तो सिर्फ करंट टैक्स की वर्किंग में आप इसे माइनस कर देंगे बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना। डेफर्ड टैक्स में नहीं लेके जाना, कोई लिखा नहीं हुआ रिसीवेबल है। यार आज का टेस्ट बहुत मजे का है, वो जरूर देने आपने। द अकाउंटिंग WDVs ऑफ द फिक्स्ड एसेट एज एट 31 दिसंबर 2005 वर एज फॉलोज। ये अकाउंटिंग WDVs आ रही हैं। नो एडिशन और डिस्पोजल्स वर मेड इन 2006 एंड 2007। मशीनरी वाज एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी 2005। ये जिसकी कॉस्ट 200 रुपये है। मशीनरी एक्वायर की थी 2005 में, हमारा साल है 6 और 7। मशीनरी वाज एक्वायर्ड इन 2005 एंड इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर इट्स एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 8 years। अच्छा जी, द टैक्स बेस ऑफ द मशीनरी एज एट 31 दिसंबर 2005 वाज 90 मिलियन। तो मोहतरम ये ना ओपनिंग WDVs हैं। ये क्या है? ओपनिंग WDVs। क्यों? क्योंकि हमारा सवाल 6 और 7 का है। हाँ, ये क्या है? ओपनिंग WDVs। ये क्या है? ओपनिंग कॉस्ट। और ये क्या है? ओपनिंग अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, लेकिन हम डेप्रिशिएट जो करेंगे ना 2006 में और 7 में, वो अकाउंटिंग वालों की नजर में हम डेप्रिशिएट करेंगे स्ट्रेट लाइन पे, क्योंकि मेथड कौन सा यूज हो रहा है? तो कॉस्ट को डेप्रिशिएट करेंगे या WDV पे डेप्रिसिएशन का रेट लगाएंगे? कॉस्ट को। अच्छा जी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स आर आल्सो डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो बता दें फर्नीचर में भी कौन सा रेट लगेगा? स्ट्रेट लाइन वाला। द टैक्स बेस ऑफ फर्नीचर एट 31 दिसंबर 2005 वाज 40.5 मिलियन। अब मुझे बता दें स्काई ब्लू से, ये ओपनिंग WDV है अकाउंटिंग वालों की, ये भी ओपनिंग WDV है अकाउंटिंग वालों की, ये ओपनिंग WDV है टैक्स वालों की, टैक्स वालों की ओपनिंग WDV, और ये ओपनिंग WDV है टैक्स वालों की। लेकिन किस किस की? मशीन की अलग और फर्नीचर की अलग। अकाउंटिंग वाले डेप्रिशिएट करेंगे 8 साल पे और 10% पे स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत, और नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन बोथ एसेट्स इज 10% ऑन, और टैक्स वाले किस पे डेप्रिशिएट करेंगे? WDV पे। क्लियर? ओहो, कौन सा सवाल है ये? तो मेरे ख्याल से ना सॉल्यूशन में टी काउंट नहीं बना हुआ। सॉल्यूशन में टी काउंट नहीं बना हुआ। टी काउंट भी बन सकता था, आपने टी काउंट बनाया होगा। सॉल्यूशन के अंदर जो है वो कुछ इस तरह का अजीब सा धुंधला सा कुछ हुआ हुआ था। तो क्या हो गया यार, गुस्सा करके? तो सॉल्यूशन में ये देखेगा हमने वो 200 की कॉस्ट पकड़ी है और 50 की कॉस्ट पकड़ी है, और इसको दोनों साल डेप्रिशिएट किया है। और लेकिन टैक्स वालों की नजर में ये BV पकड़ी पहले हमने 90, फिर ये 81, और फिर ये BV 40.5, और फिर ये BV 36.45। असल में ना इसलिए इतनी आसान कैलकुलेशन इसलिए थी कि ना सवाल में एडिशन थी और ना सवाल में डिस्पोजल थी। तो ये तो छोड़े परे, फिक्स्ड एसेट की वर्किंग थी, ये उम्मीद है आपसे होगी जी। यार ये भाई इनका सवाल सुने जी। इनका सवाल ये है कि मशीनरी हमने खरीदी है 1 जनवरी 2005 को और डेप्रिशिएट हो रही है स्ट्रेट लाइन बेस पे। ये तो अकाउंटिंग वालों की नजर में है ना। मशीनरी टैक्स वालों की नजर में कहते हैं डेप्रिशिएट हो रही है 10% के एतबार से। तो ये हजरात ये फरमा रहे हैं कि मशीनरी अगर 1 जनवरी 5 को खरीदी है तो 31 दिसंबर 5 की WDV सवाल ने दी हुई है, हम भी चेक करना चाह रहे हैं क्या ये सही है या नहीं। जरा बात समझिएगा, ये लोग ये कह रहे हैं कि 31 दिसंबर 5 की WDV सवाल ने दी हुई है, हम भी चेक करना चाह रहे हैं सही है या नहीं। अब ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग कर ये रहे हैं कि ये कह रहे हैं 1 जनवरी 5 को हमने मशीन खरीदी 200 रुपए वाली, और टैक्स वाले कह रहे हैं आपने WDV मेथड लगाना है। तो क्योंकि 1 जनवरी 5 को खरीदी तो पहले साल तो कॉस्ट पे रेट लगता है, तो 200 ज़रब 10% 20 रुपए आ गई डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर के बगैर। तो 200 माइनस 20 कहते हैं हमारी नजर में WDV आनी चाहिए 180, लेकिन आ रही है WDV 90। तो मोहतरम सवाल से लड़ने की जरूरत पेपर में नहीं है। सवाल में जो फिगर दे देंगे उसी को यूज करना है। देयर कुड बी नंबर ऑफ रीजंस कि WDV इतनी कम क्यों है। फिलहाल सवाल में लिखा हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इतने।
आने वाले दिनों में आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, टैक्स वाले ना कई दफा पहले साल ज्यादा डिप्रिशिएट करने देते हैं, उसकी भी कई रीजंस हैं, वो फिर कभी वजह हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे ऐसा क्यों होता है। तो फिलहाल सवाल से आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, CWDB को लेकर आप आगे चलाएंगे। लेकिन आप लोगों ने सोचा सही था और मैंने जवाब भी सही दिया और बात हमारी मुकम्मल हो गई है। ओके, अब मोहतरम ये सारा कर लेने के बाद सवाल में आखिरी 2 लाइनें जो दी हुई थी वो बड़ी मजे की थी। एज ऑन 31/12/5 वकार लिमिटेड हेल्थ अनयूज लॉसेज ऑफ 31/12/5 को ये वाला लॉस किसी प्रॉफिट में से माइनस हो गया या ये वाला लॉस अभी तक माइनस नहीं हुआ, फिर कभी किसी साल माइनस होगा, फिर कभी किसी साल प्रॉफिट में से माइनस होगा। अब मोहतरम एवरी पॉसिबल एफर्ट कितने लोगों ने की थी ये वाली फिगर निकालने के लिए? हाथ खड़ा करें। ब्रॉड डाउन इस सवाल में लिख लें डेफर्ड टैक्स का मिसिंग था, लिख लें ब्रॉड डाउन ऑफ डेफर्ड टैक्स वाज मिसिंग। तो ब्रॉड डाउन निकालने के लिए एवरी पॉसिबल एफर्ट आपने करनी थी। वो जो एवरी पॉसिबल एफर्ट करनी थी उसमें क्या करना था आपने? उसमें आपने पीपीई को पकड़ना था और उसकी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस लेनी थी। दोनों की अलग अलग ले लेते, वो आपकी मर्जी थी। मशीन भी आ रही थी और फर्नीचर भी आ रहा था, लेकिन मोहतरम मशीन और फर्नीचर को मुझे इकट्ठे लेके चलना पड़ना नहीं, इकट्ठे लेके चलने की हाँ कोई ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है, अलग अलग लेके चल लेते हैं। तो मशीन की कैरिंग अमाउंट क्या आ रही थी जी 31/12/5 की? 175 और फर्नीचर की कैरिंग अमाउंट 40 आ रही थी। टैक्स WDB मशीन की येलो में देखें 90 और टैक्स वालों की 40 पॉइंट, ये डिफरेंस आ जाता और इसके ऊपर आप टैक्स रेट लगा लेते। ये आपका और कोई घर वालों का मामला है, इसको मैं नहीं आगे डिस्कस करा। लेकिन यार एक चीज जो भूल सकते थे ना आप, वो था अनयूज लॉस, और उसने यार उसके साथ लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पे एज ऑन है, एज ऑन 31/12/5 व्हाट इज अनयूज लॉस? मैंने आपको बताया था अनयूज लॉस की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस नहीं होती। अनयूज लॉस को डायरेक्ट पकड़ते हैं और सोचते हैं कि क्या इससे खुशी मिलनी है या फ्यूचर में लायबल फील करना है। उसका जरा सोच लेते हैं, क्या ये 75 मिलियन का लॉस अगले साल के प्रॉफिट्स में से माइनस होगा? जब ये माइनस होगा तो अगले साल के प्रॉफिट कम करेगा, तो अगले साल टैक्स कम देना पड़ेगा। तो आज उसके लिए एंटाइटल्ड फील करें या लायबल? एंटाइटल्ड फील करें। इसलिए मैंने कहा था इसके ऊपर आपने क्या बनाना है। और मुझे बता दें 31/12/5 का रेट कितना है? 31/12/5 की रात को 31/12/5 का रेट कितना था? 35%। कितना आ गया जी? 75 इंटू 35%, 26 पॉइंट। और इसके साथ क्या लिखना था? ये कितने लोगों ने लिखा था? हाथ खड़ा करें। 26.25। तो अनयूज्ड लॉस को अब ये यहां, अब ये 31/12/5 को ना यहां पे टोटल निकलाना था, वट एवर इट मे बी। वो मैं देख लेता हूं कितना निकला है। 31/12/5 को, 31/12/5 को ये फिक्स एसेट की वर्किंग ना नीचे मैंने इकट्ठी करके की हुई है, उसको छोड़ें। अनयूज्ड लॉस 26.25 का डेफर्ड टैक्स एसेट आ गया। ये GTL था, ये DTA, तो बकाया क्या आ गया? DTL आ गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई। तो डेफर्ड टैक्स का ब्रॉड डाउन हमारा मिसिंग था, तो ये डेफर्ड टैक्स का ब्रॉड डाउन आ गया 1 जनवरी 6 का या 31/12/5 का। क्लियर? अब मोहतरम एक बात आपसे करनी थी कि अगले साल इस अनयूज्ड लॉस को करंट टैक्स में जाके माइनस करने की कोशिश करनी है। 31/12/5 की रात ये लॉस माइनस नहीं हो सका तो इसका क्या बना लिया? एसेट। जब अगला साल आएगा डेट विल बी 2006 में कोशिश करेंगे ये वाला 75 जो पिछले साल अनयूज था इसे यूज करने की कोशिश करें। तो देखें 2006 की करंट टैक्स की वर्किंग में हमने पूरी कोशिश की इस 75 को माइनस करने की। समझ रही है बात? पूरी कोशिश की 75 को माइनस करने की, लेकिन नहीं हो सका। स्टिल क्या आ गया? 36.05 is called as unused loss as on 31/12/6। इसको 31/12/6 की रात खड़े होके माइनस करना चाहा था, नहीं हो सका। तो 31/12/6 पे 36.05 का क्या बना लेंगे? डेफर्ड टैक्स एसेट। अब 31/12/6 की रात को जब इसका डेफर्ड टैक्स एसेट बनाएंगे तो कोशिश करेंगे 7 में इसको माइनस करने की, और 7 की करंट टैक्स की वर्किंग में हमने इसको माइनस किया तो सब माइनस हो गया। इसलिए 7 में आया प्रॉफिट है, तो 7 की वर्किंग में आपको कोई अनयूज्ड लॉस वाली लाइन नजर नहीं आ रही। तो अब जरा रिदम सारा दोबारा बता दें।
सवाल के मुताबिक 31/12/5 को एज ऑन लॉस कितना था? एज ऑन 31/12/5 लॉस कितना था? क्योंकि डेफर्ड टैक्स अकाउंट का मेरे पास ब्रॉड डाउन भी मिसिंग था, तो मैंने इस 75 की बेस पर डेफर्ड टैक्स का ब्रॉड डाउन निकाल लिया। अब मैं कोशिश करूंगा जो लॉस 31/12/5 को माइनस नहीं हो सका वो 31/12/6 की करंट टैक्स की वर्किंग में माइनस करूं। जब मैं 31/12/6 की करंट टैक्स की वर्किंग में 75 को लेके गया तो प्रॉफिट्स इतने नहीं थे, फिर क्या आ गया? इस लॉस को मैं डेफर्ड टैक्स की 31/12/6 की वर्किंग में लेके जाऊंगा एज ऑन वाली में। और अगर 31/12/6 की वर्किंग में जब मैं ले जाऊंगा तो अब मैं कोशिश करूंगा 7 में इसको माइनस करूं। 7 में माइनस करने की कोशिश की लेकिन 7 में भी माइनस हो नहीं हो गया, 7 में माइनस हो गया। इसलिए अब 31/12/7 को डेफर्ड टैक्स बनाने की जरूरत नहीं है। कितना को इसी तरह किया था 75 के साथ, ये थोड़ी सी रिवीजन की जरूरत थी। अच्छा यार, और ना एक बात आप जरा विजुअलाइज करें, आप थोड़ी सी मेरे साथ विजुअलाइज करनी है। ये 3 वर्किंग्स हमने की हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट, एज ऑन 31/12/5, एज ऑन 31/12/6, एज ऑन 31/12/7। लेकिन टी काउंट जो डेफर्ड टैक्स का ना वो सिर्फ 2 सालों का बनाया, 6 का और 7 का। 3 सालों की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट की वर्किंग की है, टी काउंट 2 सालों का बनाया। द रीजन इज के इस साल का ब्रॉड डाउन चाहिए था, इसलिए 3 साल की वर्किंग की है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, ये जो रेट्स है ना, इनकी वजह से एक किसी साल ना रेट चेंज का इफेक्ट आना है, वो जरा पहले ही प्लान कर लेते हैं रेट चेंज का इफेक्ट किस साल आना है। पहला मेरा साल है 2006। 2006 का जो बीडी होगा वो होगा 31/12/5 का सीडी, वो बनेगा 35 पे। और 2006 का जो मेरा सीडी होगा कैरेट डाउन, वो होगा 31/12/6 के रेट पे, वो भी 30। इसलिए जो डेफर्ड टैक्स अकाउंट 6 का खुलेगा, इसलिए जो डेफर्ड टैक्स अकाउंट किस साल का खुलेगा? 6 का खुलेगा। उसमें मैं बड़ा कॉन्फिडेंस से लिख सकता हूं कि ये 31/12/5 वाला भी 35% पे पड़ा हुआ है और ये 31/12/6 वाला भी 35% पे पड़ा हुआ है। इसलिए आई शुड फील रिलैक्स। वो जो अजीब सी एक डीटी नया वाला डालना होता था वो डालने की जरूरत नहीं। बट व्हेन आई कम टू डेफर्ड टैक्स अकाउंट ऑफ बोले 31/12/2007 तो मसला आया। ये किस पे पड़ा हुआ है? 35% पे, और ये 30% पे। तो इस वजह से वो मुझे नई चीज डालनी पड़ी है। बड़ा जबरदस्त सवाल था, बड़ा जबरदस्त सवाल था। तो इसको ये कम से कम ये चीज तो नोट कर लें, पे 333 पे ये भी 35 पे पड़ा है, ये भी 35 पे पड़ा है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। पे 333 वर्किंग नंबर 2, ये दोनों किस पे पड़े हैं? 35 पे। और वर्किंग 6 में ये भी 35 पे, वो लेकिन 30। चलें जी, ओए हो आ जाएं जी पे 322 पे। हाथ फेरें, दो में है ना? फेरें। रोज लिमिटेड, रोज लिमिटेड बोले चलता ही जाए, चलता ही जाए, चलता ही जाए रोज, चलता ही जाए, चलता ही जाए रोज। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। कंप्यूट द DTL और DTA टू बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 17। अब आप मुझे बता दें DTL और DTA मुझे चाहिए एज ऑन 31 दिसंबर 17, तो कौन सी वाली चीज मांग रहा है? हमारी वो जो वर्किंग होती है ना DTL/A एज ऑन, तो वो एज ऑन वाली वर्किंग मांग रहे हैं। तो इस सवाल में करंट टैक्स की वर्किंग नहीं करनी, और इस सवाल में ना कुछ डेटे में जिसकी वजह से करंट टैक्स की वर्किंग नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ चीजें इसने मिसिंग की हैं जिस वजह से इसको पता है कि करंट टैक्स की वर्किंग नहीं हो सकती। लेकिन एक बात सुन लें, जहां जहां करंट टैक्स की वर्किंग हो सकती है खींच तान के, वो मैं करवाया जरूर करूंगा। तो करंट टैक्स की वर्किंग में साथ साथ करवाऊंगा सवाल के अंदर, ताकि रिवीजन हो जाए हमारी। लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट कुछ और है, वो है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट। तो 4 कॉलम हमने खोलने हैं, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स वाला। अच्छा, और इसमें ना डिफरेंट इनकम्स के डिफरेंट रेट हैं, इसलिए हम ऐसा करेंगे, कॉलम खोलेंगे कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स रेट और टैक्स। असल में एक नया कॉलम डालेंगे टैक्स रेट का, क्योंकि इसमें कुछ इनकम्स हैं जिनके डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एडजस्टमेंट थोड़ी चैलेंजिंग होगी, हर एडजस्टमेंट एक नया चैलेंज लिए हुए होगी, लेकिन इसको आपने जरा बड़े अटेंटिवली समझना है, इंशाल्लाह समझ आती रहेंगी बातें। पिछले सारे के साथ साथ रिवीजन भी होगी।
Rose Limited is finalizing its financial statements for the year ended 31 December 2017. In this respect, following information has been gathered. Applicable tax rate is except stated, except के मैं कुछ और कह दूं, applicable tax rate है वो. Organization का नाम, अभी मैं पहला पेज ही बना रहा हूँ. Rose Limited. क्या लिखे हैं यार? हाँ जो मर्जी लिखते हैं. Calculation of deferred tax liability slash asset as on. ना ये P&L है, ना ये बैलेंस शीट है, ना ये नोट्स हैं. ये तो आपको पता है हमारी वर्किंग होती है. ये पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं जाती, ये हमारी वर्किंग होती है. इसका जो कैरी डाउन होगा वो बैलेंस शीट में जाएगा एज ऑन 31 दिसंबर 17. ना ये P&L है, ना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से कुछ भी नहीं है. अच्छा, डिफरेंस वाला कॉलम थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि उसमें टीटीडी या वो लिखना होता है. अच्छा, एक मैं नया कॉलम आज डलवा रहा हूँ, टैक्स रेट और उसके बाद टैक्स. इसलिए मैंने टैक्स के साथ एट नहीं लिखा क्योंकि टैक्स रेट हर जगह 30% है. जहां कहीं और हुआ तो वो यूज करेंगे. अच्छा यार, मुझे ये बताएं कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इंट्रो की बुनियाद पे. किसी खर्चे के बारे में सवाल खामोश हो तो खर्चा पे हो गया होता है या पेएबल होता है? पे हो गया होता है. नहीं नहीं, पेएबल नहीं होता, मोहतरम याद रखिएगा. और अगर सवाल खामोश हो, सेल क्रेडिट होती है, कैश सेल होती है? नहीं यार, पता नहीं आप सिंगल एंट्री शायद आपने पढ़ी है, मैं तो जनरल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ. मेरे ख्याल से जनरल जम्पशन वो लेते हैं जो हकीकत के करीब हो. और दुकानदार आप जरा जाके कहीं भी देख लें, दिन में 99% सेल कैश सेल करता है, बहुत कम क्रेडिट सेल करता है. तो याद रखिएगा, अकाउंटिंग में हमारी जनरल जम्पशन यही होती है. फिक्स्ड एसेट भी है तो कैश पे खरीदा है, स्टॉक भी है तो कैश पे खरीदा है, सेल भी है तो कैश पे हो गई है. क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को हम बिला वजह एज्यूम नहीं करते. एग्जम्पशन जब लेनी हो तो हम क्या कहते हैं, बिजनेस में कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है? कैश ट्रांजैक्शन. क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हो तो सवाल बताएगा. ओके, पॉइंट 2. ड्यूरिंग द ईयर आरएल इनकर्ड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन. आरएल ने एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इनकर की, कितने की जी? 15 मिलियन. कितना इसने खर्चा किया? अच्छा अच्छा यार, एक मिनट. दिस कॉस्ट इज टू बी अलाउड एज, this cost is to be allowed as tax deduction over 5 years from 2017 to 2021. बता दें ये क्या हुआ है. ड्यूरिंग द ईयर, इस साल, पहले करंट टैक्स की वर्किंग ज़हन में लाएं. ड्यूरिंग द ईयर आरएल ने खर्चा किया 15 मिलियन का. अब 15 मिलियन अकाउंटिंग वालों ने तो खर्चे में डाल दिया. तो अब जरा ज़हन में लाएं 2017 का साल, हमारा साल. 17 के प्रॉफिट तक आते 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 कितना माइनस हो चुका है? 15. क्योंकि आपको पता है एडवर्टाइजमेंट अकाउंटेंट तो फौरन खर्चे में डालते हैं. तो आते 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 2017 के प्रॉफिट तक कितना खर्चा माइनस हो चुके हैं? 15 का. टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? इसको 5 साल में खर्चे में डालो. यार 5 साल में खर्चे में डालने का मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे एक तरह का फिक्स्ड एसेट नहीं बना लेते हम, और फिक्स एसेट को 5 सालों में डेप्रिशिएट करते हैं और उसकी WDVs आती हैं, वो खींच तान के ना पता नहीं एडवर्टाइजमेंट को भी इसने एसेट बना दिया है. और यार ये अजीब रूल लिए होते हैं, ये टैक्स रूल्स जो है अजीब बातें करते हैं. ये कभी कभी कोई अजीब बात भी कर देते हैं कि एडवर्टाइजमेंट को फिक्स एसेट की तरह ट्रीट करो, और फिक्स एसेट की तरह ट्रीट करके कितने सालों में खर्चे में डालो? 5 सालों में खर्चे में डालो. इसलिए मोहतरम, अगर मैं आपसे करंट टैक्स की वर्किंग की बात करूं, करंट टैक्स की रफ वर्किंग की बात करूं, तो करंट टैक्स की वर्किंग में 2017, 18, 19, 20 और 21. मुझे पता है तरतीब कुछ और होती है, 21 वहां से लिखना होता है, लेकिन खैर है. अच्छा जी, करंट टैक्स की वर्किंग में प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने तो इनकर किया किस साल? ड्यूरिंग द 17. ड्यूरिंग द 17 वी इनकर्ड एडवर्टाइजिंग ऑफ. अच्छा, इस वक्त ये बहस नहीं करनी कि ये एडवर्टाइजमेंट पेड है या पेएबल है, वो डिस्कशन नहीं चलाना चाह रहा. ये बात ही कुछ और करना चाह रहा है. आपको सवाल पढ़ के पता चल गया होगा. ये बात करना चाह रहा है कि खर्चे में कब डाल रहे हैं. अकाउंटिंग वाले फौरन खर्चे में डालते हैं एडवर्टाइजमेंट. ये तो आपको इंट्रो में ही पता है, अकाउंटिंग वाले फौरन खर्चे में डालते हैं एडवर्टाइजमेंट. और टैक्स वाले आहिस्ता आहिस्ता करके कितने सालों में डालने दे रहे हैं? 5 सालों में डालने दे रहे हैं. तो मोहतरम, खर्चे में अकाउंटिंग वालों ने कितना डाल दिया होगा? 15. इससे क्या कर दें? इसकी जगह हर साल 3 माइनस कर दें. तो ये मैंने आपके सामने करंट टैक्स की वर्किंग पेश कर दी है. अगर पेपर में खाली 17 का सवाल होता तो ये चीज काफी थी, लेकिन मैंने ओवरऑल टेन्योर के ऊपर जो है वो आपको प्रेजेंट करके दिखा दिया है. ये है 5 सालों की करंट टैक्स वर्किंग. तो रफ में साथ साथ कहीं नोट करते रहे. ये कौन सी एडजस्टमेंट की करंट टैक्स की वर्किंग है? एडजस्टमेंट नंबर 2. यू विल टेक नॉट मोर देन 5 सेकेंड्स.
अच्छा, मुझे कैसे पता चला अकाउंटिंग वालों ने फौरन खर्चे में डाल दिया होगा? यार अकाउंटिंग वाले एडवर्टाइजमेंट को फौरन खर्चे में डालते हैं। ड्यूरिंग द ईयर वैसे भी लिखा हुआ है। इस सवाल के लिए पूरा पेज चाहिए होगा, कोई भी रेफरिंग करनी है अगले पेज पे करेंगे आप। अच्छा चलें जी, दोबारा पढ़ लें फिक्रा। ड्यूरिंग द ईयर वी इनकर्ड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ 15। हाउएवर दिस इज टू बी अलाउड एज टैक्स डिडक्शन ओवर 5 years। लेकिन टैक्स वाले क्या कहते हैं, इसको कितने सालों पे माइनस करने दो? 5 सालों पे। तो यार जरा मुझे सोच के बताएं, अगर अकाउंटिंग वालों ने इसको खर्चे में डाल दिया है तो अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में क्या एडवर्टाइजमेंट कभी नजर आई आपको जिंदगी में, फिक्स्ड एसेट्स में कहीं? तो अकाउंटिंग वालों की नजर में खर्चा कभी बैलेंस शीट में जाता है? अभी वो वाली बहस नहीं है इस सवाल में कि प्रीपेड है, पेएबल है, वो वाली बहस नहीं है इस सवाल के अंदर। तो बता दें अकाउंटिंग वालों की नजर में कैरिंग अमाउंट 15 की कितनी होगी जिसको उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर एडवर्टाइजमेंट रिकॉर्ड कर लिया है। ड्यूरिंग द ईयर का क्या मतलब है? P&L में डाला होगा, बैलेंस शीट में डाला होगा? P&L में डाला होगा। तो व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट टू अपीयर इन से फिक्स्ड एसेट्स इन एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट की कैरिंग अमाउंट क्या होगी? 0 होगी। चलें जी लिखना शुरू करें, सवाल सॉल्व करें। एडवर्टाइजमेंट की बैलेंस शीट वैल्यू क्या होती है? कैरिंग अमाउंट से ये ना समझा करें P&L में जो जाती है। कैरिंग अमाउंट से क्या मुराद है? जो बैलेंस शीट में जाती है। अच्छा यार टैक्स वालों की नजर में आपको क्या लग रहा है? ये एस फिक्स ऐसा टाइप की चीज लग रही है? क्योंकि टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, फौरन खर्चे में डालो या आहिस्ता आहिस्ता 5 सालों में? आहिस्ता आहिस्ता 5 सालों में खर्चे में डालो। तो जब टैक्स वाले कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता 5 सालों में खर्चे में डालो, तो मोहतरम इस साल टैक्स वालों ने कितना खर्चे में डाल दिया होगा? 3। टोटल कितना डालना है? क्या आप एग्री करते हैं 12 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर? क्या आप एग्री करते हैं 12 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर? कितना फिलहाल माइनस करने देंगे? 3। और कितना फ्यूचर में माइनस करने देंगे? अच्छा आपको पता है कि मैंने एक दिन आपको बताया था टैक्स वालों की WDV क्या होती है? टैक्स वालों की WDV होती है टैक्स वाले फ्यूचर में इतना डेप्रिशिएट करने देंगे। कितने लोगों को ये बात याद आ रही है? टैक्स WDV क्या होती है? कैरिंग अमाउंट क्या होती है? अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में इतना फिक्स ऐसे डेप्रिशिएट करेंगे। और टैक्स WDV क्या होती है? टैक्स वाले फ्यूचर में इतना डेप्रिशिएट करेंगे। तो जरा सोचें इसकी टैक्स WDV कितनी होगी, यानी फ्यूचर में टैक्स वाले कितना माइनस करने देंगे? 12 माइनस करने देंगे। तो एडवर्टाइजमेंट कितनी हुई? व्हाट इज द कॉस्ट? 15। व्हाट इज डेप्रिशिएटेड इन करंट ईयर? 3। व्हाट इज डेप्रिशिएटेड इन फ्यूचर? 12। अब इस एडवर्टाइजमेंट का जो भी नाम रखना है, प्रीपेड या कुछ भी रखना है, वो छोड़े पड़े, नाम के चक्कर में ना जाएं। टैक्स वाले फ्यूचर में 12 माइनस करने देंगे। ये 12 देख लें फ्यूचर में टैक्स वाले माइनस करने देंगे। यहां से देखें, ये 12 फ्यूचर में टैक्स वाले माइनस करने देंगे। तो व्हाट इज द कॉस्ट? व्हाट इज द अमोर्टाइजेशन फॉर दिस ईयर? अमोर्टाइजेशन ही समझ लें, फॉर दिस ईयर 3। अजीब सी वैसे टैक्स की किताब है, ऐसी चीजों को हम 5 सालों में खर्चे में नहीं डालते। तो लेकिन शायद टैक्स वाले एडवर्टाइजमेंट को ना डिस्करेज कर रहे हैं। अगर इनकरेज कर रहे होते ना तो फौरन ही खर्चे में डालने देते। डिस्करेज कर रहे हैं और कह रहे हैं यार एडवर्टाइजमेंट को आहिस्ता आहिस्ता खर्चों में डाला करो। तो याद रखिएगा मोहतरम, जो भी खर्चा टैक्स वाले 4-5 सालों में माइनस करने दें उसको फिक्स एसेट की तरह ट्रीट कर लिया करें। कॉस्ट -1 ये डेप्रिसिएशन। और अगर जब 31/12/18 की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो यहां 0 लिखा होगा और यहां 9 लिखा होगा। यहां 9 लिखा होगा क्यों? 1 साल और डेप्रिशिएट हो जाएगा, फिर 1 साल और डेप्रिशिएट हो जाएगा। क्लियर? ओके जी। हाँ तो टैक्स वालों की नजर में ये एसेट ही तो है, यही तो सुबह का मैं लगा हूं। टैक्स वालों की नजर में ये एसेट ही तो है। अकाउंटिंग वाले इसको एसेट नहीं मान रहे, टैक्स वालों ने इसको एसेट बना दिया। अच्छा अब मोहतरम कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन, क्योंकि टैक्स वाले इसको एसेट मान रहे हैं ना, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन टैक्स बेस ऑफ एसेट। तो पहले रूल्स रटा, कहां है रूल्स? पेज नंबर 737। आज पहली दफा हम रूल 2 लगाने लगे हैं जब से क्लासेस शुरू हुई हैं। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट इज देन इट इज डिडक्टेबल। लेकिन अभी तो ये तो रटा हो गया ना, पहले जबानी सोचें। अकाउंटिंग वालों ने 15 2017 में खर्चे में डाल लिया, टैक्स वाले जो 12 बच गया है उसको अगले सालों में, क्या मैं कह सकता हूं दिस 12 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर? तो इसलिए बोलें डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस।
रेट 30% है एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड। कहीं और कुछ लिखा हो वो और बात है, वरना रेट कितने परसेंट है? 30%। तो 12 इंटू 30%, 3.6 डेफर्ड टैक्स एसेट। क्या चीज? बिल्कुल मोहतरम, अकाउंटिंग वालों की नजर में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होते हैं, टैक्स वाले कहते हैं हम इसे 5 सालों में माइनस करने देंगे। तो जब टैक्स वाले कह रहे हैं हम इसे 5 सालों में माइनस करने देंगे, तो 5 सालों में, 4 सालों में, 6 सालों में जिस चीज को माइनस करें उस चीज को वैसे क्या कहते हैं आमतौर पे लोग? एसेट कहते हैं। तो टैक्स वालों ने इसको एसेट बनाया है, तो मजबूरन हमें यहां लाके शो करना पड़ा। इसलिए सबसे पहले हमने कैरिंग अमाउंट 0 लिख दी है, क्योंकि हम इसे एसेट नहीं मान रहे, हम अकाउंटिंग वाले इसको एसेट नहीं मानते, इसलिए फौरन मैंने कैरिंग अमाउंट 0 लिखी है। टैक्स वाले इतनी अजीब सी बात करें, इसको भी एसेट बना रहे हैं। क्या चीज? टैक्स असल में इसलिए अलग अलग निकालना पड़ेगा बार बार, क्योंकि कुछ लोगों का कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिनका रेट डिफरेंट होगा। नहीं नहीं, फिर एक ही दफा कर लें, साथ साथ आप टैक्स निकालें। ओके, अच्छा यार एक सवाल है जो दिया हुआ है आपके पेज नंबर, निकाल लेना ये सफ़े, पेज नंबर 745 पे। लेकिन मैं इसके सोल्यूशन छुपा रहा हूं, क्योंकि इसका सोल्यूशन आप देखेंगे तो आपका माइंड नहीं चलेगा। अच्छा, आज ना बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन शुरू होने लगी है, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन शुरू होने लगी है। ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है इन स्टेटमेंट से कि टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग वाली दुनिया में चले गए हैं, अजीब सी दुनिया जहां ना रिसीवेबल पेबल एग्जिस्ट करते हैं, ना अनअर्न्ड प्रीपेड एग्जिस्ट करते हैं, या टैक्स वाले हमारी तरह कौन सी दुनिया में है? एक्रूअल वाली दुनिया में है। तो अपनी किताब पे नहीं देखना, क्योंकि वहां तो सोल्यूशन अवेलेबल है, स्क्रीन पे देखते रहना। डिविडेंड के बारे में टैक्स वाले कहते हैं यार इस पे तब टैक्स देना जब पैसे मिल जाएं। तो बोलें जी कौन सी अकाउंटिंग? तो सादा सी इंग्लिश सी। रेंट को तब खर्चे में डालना जब वो पे हो जाए। तो टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। 0.5 पढ़ें। यार रिलैक्स, नहीं रिलैक्स, ये एडजस्टमेंट ना सोचने वाली है, ऐसे ही जल्दी नहीं करनी। हम चलते चलते पेज 745 पे आ गए हैं और क्वेश्चन 12 करने लगे हैं। अच्छा, ये एडजस्टमेंट सोचने वाली है। मोहतरम रेंटल इनकम वाला है या रेंटल अनअर्न्ड वाला है? सॉरी, इनकम वाला है या एक्सपेंस वाला है? इनकम वाला है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है लफ्ज़? तो मोहतरम अपनी बेस ना हिलाया करें, पहले टी अकाउंट बनाया करें। रेंटल इनकम हो गया, ठीक है जी, तसल्ली से रेंटल इनकम हो गया। ये सोचने वाली एडजस्टमेंट है। इधर ओपनिंग रिसीवेबल आएगा, इधर क्लोजिंग रिसीवेबल। क्लोजिंग रिसीवेबल बोलें 10। अच्छा, हमारा साल कौन सा चल रहा है? 31 दिसंबर 2011। अब मेरा आपसे ये सवाल है, रिसीवेबल रिसीव कब होगा? एक्सीलेंट, रिसीवेबल रिसीव कब होगा? तो हम अकाउंटिंग वाले फिर इस साल किस में डालेंगे? और मुझे अच्छी तरह याद है इनकम अकाउंट में कैश इधर आता है और इस साइड पे पी डालता है। अब जरा रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स। बताएं जी ये कौन सा साल चल रहा है? 2011। ये टी अकाउंट किस साल का मैंने बनाया? वन वर्ड जवाब दीजिएगा, अकाउंटिंग वाले इसको किस साल इनकम में डाल रहे हैं? टी अकाउंट देख के बता दें। 2011 में। अकाउंटिंग वाले ये अकाउंटिंग वालों का अकाउंट है। और अगली बात तो मैंने पढ़ी नहीं, और अकाउंटिंग वालों का अकाउंट है। तो मोहतरम वापस आ जाए, मैं रिलैक्स बैठा हुआ था। अकाउंटिंग वाले, इसको पता नहीं कितने क्या क्या लोग बातें करते हैं। अकाउंटिंग वाले किस साल इनकम में डाल रहे हैं? यार रिसीवेबल याद रखिएगा जिंदगी भर। अगर किसी बंदे को, माई के लाल को ये भी नहीं पता ना रिसीवेबल जो है वो कब इनकम में गया, इस साल या अगले साल, तो वो माई का लाल टी अकाउंट बना लिया करे, परेशान ना हुआ करे, टी अकाउंट बना लिया करे।
टी अकाउंट बना के देख लिया करें यार। डेटर भी, और आपको पता है एक बात, डेटर भी जब रिसीवेबल हो ना तो इसी साल सेल में गए होते हैं। जब ज्यादा बेसिक बातें शुरू हो गई हैं, वापस आ जाएं। डेटर भी जब रिसीवेबल हो तो इसी साल सेल में गए होते हैं। तो पूरी रात कोई 10 दिनों से रो रहे हैं हम कि क्लोजिंग रिसीवेबल अगले साल रिसीव होगा, अगले साल रिसीव होगा, तो इस साल किस में जाएगा? तो अगर कभी समझ ना आ रहा हो ना, क्लोजिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग प्रीपेड, इस साल अगले साल क्या होंगे, तो टी अकाउंट बना लिया करें। बता दें जी, एज पर अकाउंटिंग रूल्स क्लोजिंग रिसीवेबल किस साल माशाल्लाह इनकम में चला गया है? हमारे साल। देखते हैं टैक्स वाले क्या कह रहे हैं। टैक्स वाले कह रहे हैं यार अगले साल टैक्स देना। अब मजे की बात उन्होंने कर दी, अगले साल टैक्स देना। आप बता दें वो तो 12 में टैक्स मांग रहे हैं, और 12 में क्या होने, इसका मतलब है वो कौन सी अकाउंटिंग है? तो पहला थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट ये 5 था। 1 और 2 तो आसान थे, पहला ये 5 था, और बड़े डिफरेंट तरीके से ये इसने अंग्रेजी लिखी हुई है। तो अब नीचे देखने की जरूरत नहीं है, नीचे देखने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन सी अकाउंटिंग? चलें जी नेक्स्ट चैलेंज। नहीं इसको तो काट दो ना यार, इसको काट के सोचो। फिलहाल कैरिंग अमाउंट ऑफ रिपेयर पेएबल, अंडरलाइन करके, रिपेयर पेएबल एज एट 31 दिसंबर 11 इज ₹9। ये बना लें पहले 5 का अकाउंट बना लिया, एडजस्टमेंट 5 का, फिर एडजस्टमेंट 6 का मैं अकाउंट बनाता हूं। बना लिया किताब पे अपनी छोटा सा करके नीचे, किताब पे खोल के रखे ना ये सवाल, साथ साथ अकाउंट बनाएं। ओके अच्छा, ये ना टैक्स वाले क्या कहते हैं ये ना पढ़ा करें, पहले देख लिया करें अकाउंटिंग वाले क्या चाह रहे हैं। बस मिट गया, ओवर। बनाना आता है आपको इसलिए मैंने मिटा दिया। पॉइंट 6 रिपेयर एक्सपेंस का अकाउंट। टेस्ट बड़ा मजे का, रिपेयर एक्सपेंस का अकाउंट। क्लोजिंग पेएबल किस दिन यार? 31 दिसंबर। तो ये अकाउंट किस साल का है? 2011 का अकाउंट है। कितना आ रहा है क्लोजिंग पेएबल? जरा हिम्मत करके बताएं, क्लोजिंग पेएबल पे कब होगा? तो इस साल किस में जाएगा? अब मैं वो फिक्रा बोलने लगा हूं जिसको आपने जज्बाती कर दिया था। अकाउंटिंग वाले इस साल कितना खर्चे में डाल चुके? अकाउंटिंग वाले तो 11 में खर्चे में डाल रहे हैं, ठीक है। टैक्स वाले देख लेते हैं कब खर्चे में डालेंगे। जबरदस्त, टैक्स वाले भी इसी साल खर्चे में डाल रहे हैं। हमने कहा टैक्स वालों अभी तो पे ही नहीं हुआ, और कहते हैं छोड़ो यार हमें भी एक्रूअल अकाउंटिंग आती है, कोई खैर है, कोई चक्कर नहीं, अभी पे नहीं हुआ। आप कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करो? एक्रूअल। डिडक्टेबल इन 11, डिडक्टेबल इन 11। तो टैक्स वाले भी डिडक्ट करने दे रहे हैं 11 में, अकाउंटिंग वाले भी। अकाउंटिंग वालों ने भी कब डिडक्ट किए हैं, और टैक्स वाले भी कब डिडक्ट करने दे रहे हैं। इसका मतलब है टैक्स वाले अकाउंटिंग पसंद कर रहे हैं। तो इस तरह भी कभी पेपर में इंग्लिश आ सकती है, फिर परेशान नहीं होना ये क्या बने। तो टी अकाउंट बना के देख लेना, टी अकाउंट से ना पता चल जाता है अकाउंटिंग वालों ने इस साल क्या किया। फिर देख लेते हैं टैक्स वाले क्या चाहते हैं। अच्छा यार करा दें बस। ये टैक्स वाले कहते हैं कि रेंटल इनकम को तब टैक्स लगाना जब कमाओ। टैक्स वाले कहते हैं रेंटल इनकम को तब टैक्स लगाना जब घर किराए पे दो, ये मतलब है इस बात का। टैक्स वाले कहते हैं रेंटल इनकम को तब टैक्स लगाना जब कमाओ। ये तो नहीं लिखा हुआ जब मिले, ये तो नहीं लिखा हुआ व्हेन इट इज रिसीव्ड। अच्छा, अर्न और रिसीव्ड में फर्क बताएं। अब मैं एक मिसाल देता हूं, अर्न का मतलब क्या होता है। अब कॉलेज वालों ने 2 महीने आपको पढ़ा दिया, आप बता दें अगर 4 महीने पढ़ाना था टोटल, उसमें से 2 महीने पढ़ा दिया, 4 महीने की फीस 20,000, 2 महीने की फीस 10,000। क्या दूसरे महीने के एंड पे कॉलेज वाले कह सकते हैं हमने 10,000 अर्न कर लिया है? हो सकता है रिसीव आपसे शुरू में ही सारा 20,000 कर लिया हो, लेकिन 2 महीने के एंड पे खड़े होकर कॉलेज वाले क्या कहेंगे, हमने आपसे 10,000 अर्न कर लिया है। और 4 महीने के एंड पे खड़े होकर क्या कहेंगे, हमने पूरा 20,000 अर्न कर लिया। तो मुझे ये बताएं जरा सोच के, अर्न और कैश का लफ्ज एक ही है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। कैश का क्या मतलब होता है? पैसे आ गए हैं, पैसे आ गए हैं। कैश का क्या मतलब होता है? और अर्न का क्या मतलब है? सर्विस दे दी है। अर्न का क्या मतलब है? सर्विस दे दी है। क्लियर? तो यार अगर ये कभी लफ्ज लिखा हो ना, रेंट इज टैक्सेबल व्हेन इट इज अर्न्ड, तो प्लीज इसका मतलब ये नहीं है व्हेन इट इज रिसीव्ड, व्हेन इट इज। आप बता दें कौन सी अकाउंटिंग टैक्स वाले फॉलो कर रहे हैं।
क्योंकि एक्रूअल अकाउंट है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, हम जो अकाउंटिंग वाले हैं ना, वो तो कभी भी पैसा आने पे रेंटल इनकम रिकॉर्ड नहीं करते, वो तो हमेशा अर्न करने पे इनकम रिकॉर्ड करते हैं। तो हम अकाउंटिंग वाले तो हमेशा ही अर्न करने पे इनकम रिकॉर्ड करते हैं। आज टैक्स वाले भी क्या कह रहे हैं, हम रिसीव्ड का वेट नहीं करेंगे, हम किसका वेट करेंगे, अर्न्ड का वेट करेंगे। सिमिलरली टैक्स वाले कहते हैं अब बिजली को खर्चे में डाल दो, बिजली को खर्चे में डाल दो, जब बिजली इस्तेमाल करो या जब पे करो, जब बिजली इस्तेमाल करो। टैक्स वाले कहते हैं बिजली को तब खर्चे में डालो जब बिजली इस्तेमाल करो। ये कौन सी अकाउंटिंग है, ये तो हमें भी बड़ी पसंद है, ये कौन सी अकाउंटिंग है। और अगर लिखा होता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अलाउड व्हेन इट इज पेड, तो ये तो इसका एंटोनिम सिनोनिम एंटोनिम भूले होते हैं, ये तो उसका उल्टा बन जाता, ये तो कैश अकाउंटिंग बन जाती। लेकिन अबे टैक्स वाले भी कौन सी अकाउंटिंग पसंद कर रहे हैं, जब सर्विस दो, हाँ जब सर्विस दो, और जब बिजली इस्तेमाल करो। बिजली पे ना करो, जब इनकम का मतलब लिखें बिजली इस्तेमाल करो। अब बता दें अगर ऐसे कभी लफ्ज आ जाए जिंदगी है किसी मोड पे, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्न्ड, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो सबर वाली बात है, ये तो शुक्र वाली बात है, ये तो शुक्र वाली बात है कि हम भी हमेशा अर्न्ड बेस पे रिकॉर्ड करते हैं और टैक्स वाले भी अर्न्ड बेस पे रिकॉर्ड करते हैं, और हम भी बिजली पे करने पे रिकॉर्ड करते हैं या बिजली इस्तेमाल करने पे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन बिजली इस्तेमाल करने की मुश्किल से इंग्लिश आज क्या पड़ी, when the बिजली is incurred, यानी बिजली जब आप इस्तेमाल करें और जब रेंट कमा लें। तो यार इन दोनों लफ्जों का मतलब ना हमेशा ये आप कौन सी अकाउंटिंग समझेंगे, टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। तो घर जाके ना अपने दाएं वाला हाथ आपने इधर रख देना और फिर अपनी जो है वो दोनों आंखें यहां चलानी है। क्लियर, वापस आ जाए जिथे थी। Point number three. आ जाइए जी हमारे सवाल में, क्वेश्चन 9 पेज नंबर 322। ट्रेड एंड अदर पेबल्स अमाउंटेड टू 40 million as on 31 December, which includes unearned commission of, जिनमें unearned commission कितना पड़े, 10 million का। अच्छा वैसे एक बात पूछ रहा हूं, इस 40 में से अगर 10 निकाल दें तो बाकी पेबल्स कितने बचेंगे, 30। टैक्स बेस, अच्छा कमीशन की कोई बात करें वो मैंने मिटा दिया, टैक्स बेस ऑफ बाकी पेबल्स इज 25। थोड़ा सा रुक के बताएं, what is the carrying amount of बाकी payables? Can you tell me the carrying amount of total payables? Carrying amount का मतलब होता है अकाउंटिंग, ये दो लाइनें अकाउंटिंग वालों के लिए, ये दो लाइनें टैक्स वालों के लिए। What is the, और मुझे कैसे पता चला ये दो लाइनें अकाउंटिंग वालों के लिए, ट्रेड एंड अदर पेबल्स अमाउंटेड टू 40 million as on 31 दिसंबर 2017। पहले अकाउंटिंग वालों की बात ही करता है। तो मुझे ये बताएं कि what is the figure, what is the carrying amount of all payables as on 31 दिसंबर 17। 40 में से 10 क्या है, कमीशन। 40 में से 10 क्या है, कमीशन। कमीशन के बारे में कुछ अलग से बात करेगा, इसलिए 40 में से अगर 10 को निकाल दें तो मक्खन में से बाल को निकाल दें तो कितना मक्खन बचा। टैक्स वालों की नजर में बकाया पेबल्स, बकाया वैसे बचे कितने हुए हैं, 30। बकाया के टैक्स बेस क्या है, इसकी रीजन नहीं बताई हमें, इसलिए इसकी करंट टैक्स की वर्किंग में आपको करके नहीं दिखा सकता, पता नहीं क्या रीजन हो, तो रीजन बता देता तो बहुत अच्छी बात है। तो आज उसने डायरेक्ट हमें क्या दे दी, हलवा फॉर्म में कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस खुद ही दे दी। मुझे पहले बता दें रिमेनिंग उसने लफ्ज लिखा है, अदर लिखा है, रिमेनिंग उसने भी रिमेनिंग लफ्ज लिखा है, हम भी लिख लेते। रिमेनिंग ट्रेड एंड अदर पेबल्स, रिमेनिंग पेबल्स की कैरिंग अमाउंट 30, कुछ अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 30, और टैक्स WDV 20। We don't know the reason of 5। मोहतरम यहां आके लॉजिक फेल हो जाएगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं ट्रांजैक्शन की नेचर क्या है, किस वजह से इख्तलाफ है अकाउंटिंग और टैक्स वालों में। तो यहां हमें रट्टा चलाना पड़ेगा, रूल 1 2 3 4, और ये रूल घिसा पिटा पुराना रूल है, रूल 3। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज ग्रेटर देन, यहाँ पे बिल्कुल लॉजिक नहीं चलेगी, यहाँ पे रट्टा चलेगा। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी, देन इट इज कॉल्ड एज, पता नहीं क्या चीज डिडक्टेबल है, शायद अकाउंटिंग वाले और टैक्स वालों में कोई इख्तलाफ आ गया है, पता नहीं क्या रीजन है जी। 1.5
5। इजी मार्क्स गेन करें, फिर कमीशन की कहानी शुरू करते हैं। कमीशन की कहानी तो आपके लिए बड़ी आसान होनी है क्योंकि एक्रूअल्स प्रीपेमेंट्स पे एक क्वेश्चन 10 हम कर चुके हैं। पहले यहां तक नोट कर लें। करंट टेक्स्ट में मैं इस एडजस्टमेंट को पोस्ट करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे रीजन नहीं पता क्यों फर्क आया। अच्छा जी, आगे आ जाए, कैमरा इधर लाओ। हाउ टू टैकल एक्रूअल्स प्रीपेमेंट्स, प्रिपेयर टी काउंट। नंबर 1, प्रिपेयर टी काउंट। ये ना पढ़ा करें टी काउंट बनाते हुए। टी काउंट बनाते हुए ना ये सोच लिया करें कि अकाउंटिंग वालों ने किया क्या। तो एज ऑन 31 दिसंबर 17 अनअर्न्ड कमीशन कितना है? 10 मिलियन। तो हमारे सवाल की पहली वर्किंग एग्जाम लेवल की अनअर्न्ड का लफ्ज इनकम्स के लिए यूज होता है या एक्सपेंसेस के लिए? इनकम्स के लिए। तो कौन सा अकाउंट बनाऊं? खर्चे का अकाउंट बनाऊं, इनकम का? इनकम का। अच्छा, रिसीवेबल है? रिसीवेबल है। और यार ये लाइन ना पढ़े ना, मैंने काटी भी है तो नहीं पढ़नी अभी तो। वेल देख, रिसीवेबल है अनअर्न्ड है? अनअर्न्ड। 31/12/17 क्लोजिंग अनअर्न्ड। जी कितना है? 10। अनअर्न्ड अगले साल अर्न होके P&L में जाएगा। इस तरह याद रखा करें। अनअर्न्ड अगले साल, यही बात की थी क्वेश्चन 10 में, वो जो एक करवाया था पेज पता नहीं 700 कुछ पे। अनअर्न्ड अर्न होके अगले साल, तो इस साल कहां गया होगा? रिसीव्ड में। इस साल कहां गया होगा? रिसीव्ड में जी। और ऑब्वियसली ये साइड आपको पता है भी कैश के लिए। हाँ, ये साइड P&L के लिए नहीं है, इनकम अकाउंट में ये साइड कैश के लिए है। क्लियर? एक चीज आप डिसाइड कर जाएं, IFRS वाले या अकाउंटिंग वाले इस साल इसको इनकम में डाला नहीं है, बल्कि इस साल तो अभी सिर्फ क्या हुआ है? रिसीव हुआ है। P&L की फिगर तो नहीं लिखी ना, तो इस साल के प्रॉफिट तक आते आते ये 10 रुपए इनकम में नहीं डाले। अच्छा, वैसे हमें इतनी लंबी चौड़ी बहस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको एक बात पता है कि डेफर्ड टैक्स की वर्किंग आसान होती है, सोचना करंट टैक्स में पड़ता है। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग क्यों आसान होती है? जब भी टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो तो कैरिंग अमाउंट नजर आती है टैक्स बेस 0, और जब भी टैक्स वाले एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को क्या लेते हैं? बराबर लेते हैं। शायद आपको याद आ रहा हो ये बात कि जब टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो टैक्स बेस 0 होती है, और जब टैक्स वाले एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस अपीयर होंगी और वो दोनों इक्वल होंगी, 0 नहीं होगी जी। अब इसको हटा के पढ़ लेते हैं। कमीशन इज टैक्सेबल व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय कंपनी। ना 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 ना, रिसीव नहीं लिखा हुआ। इतना लंबा जो पहला सवाल करवाया है उसका मकसद यही था बताना। कमीशन इज टैक्सेबल जब सर्विस देंगे, जब सर्विस देंगे तब कमीशन पे टैक्स लगेगा या जब मिलेगा तब टैक्स लगेगा? तो बता दें कमीशन के बारे में टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? जो हम कर रहे हैं। हम भी कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? एक्रूअल। और आपको पता है वैसे इन्होंने टैक्स तब लगाना है जब अर्न होगा। और देखें अर्न तो अगले साल होने, तो इन्होंने भी टैक्स तभी लगाना है, हमने भी इनकम में तभी डालना है। तो हमारे और टैक्स वालों में कोई इख्तलाफ नहीं। इसका मतलब है इस साल पैसे तो आ गए ना, तो इस साल अगर पैसे आ गए तो अकाउंटिंग वाले भी इसको अनअर्न्ड ही कहेंगे, और अगर टैक्स वाले ऐसी दुनिया में चले गए जहां एक्रूअल है तो वो भी इसको क्या कहेंगे? अनअर्न्ड कहेंगे। ये पता कैसे चला टैक्स वाले एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? कमीशन इज टैक्सेबल व्हेन इट इज रिसीव, व्हेन इट इज अर्न्ड। अर्न्ड का मतलब ऊपर लिख लें, टैक्स वाले भी एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, टैक्स वाले भी एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। अब बता दें जी, टैक्स वाले भी साबित हो गए एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करें तो सोचने का टाइम तो पेपर में होता नहीं, लेकिन ये सारी चीजें हमारे जहन में होंगी। अगर टैक्स वाले एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करें तो शुक्र करें, बस जो कैरिंग अमाउंट नजर आ रही है वही टैक्स बेस में ले जाएं। और अगर लिखा होता है इट इज टैक्सेबल व्हेन रिसीव्ड, फिर मसला आना था। अनअर्न्ड कमीशन जी कितना? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर है।
जी मोहतरम, इधर देखें यार, इधर देखें यार, एक ऑर्गेनाइजेशन की ना बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज में भाई ने एक सवाल पूछा, वो मैं जवाब दे रहा हूँ। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड एंड अदर पेबल्स आ रहे हैं, ठीक है, 10 जितने के भी आ रहे हैं, 40 के आ रहे हैं। हमने उससे कहा यार ब्रेकअप इसका थोड़ा सा बता दो यार। उसने कहा यार ब्रेकअप तुझे क्या बताएं। हमने कहा बता। कहते हैं इसमें मेरे क्रेडिटर्स हैं, कोई मैं ऐसे ही मैं मिसाल दे रहा हूँ 25 के, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेएबल है, ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, सवाल का डेटा नहीं ले रहा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेएबल है 10 रुपये, बाकी मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी भी है, लेकिन यार कहते हैं वो लाइबिलिटी ना मैंने कैश में पे नहीं करनी, वो लाइबिलिटी मैंने पे करनी है इन द फॉर्म ऑफ सर्विस। तो अनअर्न्ड कमीशन ट्रेड एंड अदर पेएबल में पड़े होना कोई एरर की बात नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है। क्यों? 25 रुपए के क्रेडिटर हैं, ये लाइबिलिटीज में इसलिए नजर आ रही है, इनको पैसे देने हैं। 5 रुपए का बिजली का बिल पेएबल है, लाइबिलिटीज में इसलिए नजर आ रहा है कि वापडा को 5 रुपए देने हैं। और 10 रुपए अनअर्न्ड कमीशन इनकम है, ये लाइबिलिटीज में इसलिए नजर आ रहा है कि कमीशन किसी से पकड़ाए और उसने कहा है तुमने मेरे बिहाफ पे एसी अगले साल बेचने हैं। हमने कहा ठीक है, पैसे आन दो, पैसे आने दो, उसके बिहाफ पे एसी अगले साल हम बेचेंगे। तो लाइबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस इन फ्यूचर। तो कमीशन इनकम अनअर्न्ड का ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में पड़े होना फाइनल अकाउंट के सवालों के एतबार से कोई ब्लंडर नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट के फेस पे भी ना इतनी चीजें जब अलग अलग शो करेंगे आप तो यूजर परेशान हो जाता है। तो इसलिए बैलेंस शीट में भी फाइनल अकाउंट के टॉपिक में हम देखेंगे कम से कम चीजें फेस पे शो करेंगे। तो ये एक भाई ने सवाल पूछा था, अब इधर आ जाए बाकी। पॉइंट 4 उसी तरह यार गेम घुमा रहा है। अब वो चला गया है, बोले ट्रेड एंड अदर पेएबल्स की बजाय अदर रिसीवेबल्स, आगे उसी तरह कहानी होगी। लेकिन एक चीज मैं काट दूं, जरा ये काट दूं, आप पढ़ लें यहाँ पर जल्दी से, पहले इजी मार्क्स ले लें पेपर में, ये काट दें, इजी मार्क्स ले लें। अदर रिसीवेबल्स बैलेंस शीट में कहीं नजर आ रहे होंगे। अदर रिसीवेबल्स डेटर्स भी होते हैं, कैश भी होता है, वहां कहीं अदर रिसीवेबल्स पड़े होंगे। अदर रिसीवेबल्स टोटल कैरिंग अमाउंट कितनी है, जिसमें से क्या रिसीवेबल है, वो डिविडेंड भी रिसीवेबल है, इसको छोड़ें। 17 - 8 जबानी बता दें, 9 क्या है? अदर रिसीवेबल्स का रिमेनिंग पोर्शन। 9 क्या है? अदर रिसीवेबल्स का रिमेनिंग अदर देन डिविडेंड। टैक्स बेस ऑफ रिमेनिंग अदर रिसीवेबल्स, पहले ही अदर है, उनका भी रिमेनिंग। टैक्स बेस ऑफ रिमेनिंग अदर रिसीवेबल्स इज, अब ये पता नहीं क्या रीजन है, बहरहाल बता दें, टोटल अदर रिसीवेबल्स, इसमें डिविडेंड रिसीवेबल, तो 17 - 8 9, रिमेनिंग अदर रिसीवेबल्स जी कितना? 9। इनकी टैक्स बेस 6। ये एसेट है, रूल 1 लगेगा। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ टैक्सेबल, ओके, 3 × 30%, 0.9 deferred tax liability, तो रूल 1 लगा है। रिमेनिंग पेएबल समझ नहीं आए, उसका असल में मैं समझाया नहीं ना, उसने हलवा तैयार करके दे दिया। देखो इधर, ये देखें मोहतरम, ये कह रहे हैं वो जो पिछली एडजस्टमेंट में मुझे समझ नहीं आया, सारे ट्रेड एंड अदर पेएबल्स कितने हैं? 40। उसमें कोई एक चीज है कितने की? तो अकाउंटिंग वालों की नजर में ट्रेड एंड अदर पेएबल्स फिर कितने हैं इसके अलावा? 30। तो ये हमने कैरिंग अमाउंट लिख ली। अच्छा, इसके बाद टैक्स बेस उन रिमेनिंग की कितनी आ गई? 25, वो हमने लिख ली। ये सारा लिख के हमने सवाल वाले से पूछा यार कि क्या फर्क है, कहते मैं नहीं बता रहा, बस मैंने आपको कैरिंग अमाउंट टैक्स बेसिस की, हमने कहा फिर भी, कहते नहीं बता रहा। हमने कहा चल सवाल तो पूरा हो जाएगा हमारा, ना बता, कोई मसला नहीं। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी, और आगे चला दिया। अब आप सवाल पूछें। भाई ट्रेड एंड अदर पेएबल्स का, अब ये मैंने यही कहा ना, सवाल से पूछा यार इसकी क्या रीजन है, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस क्यों डिफरेंट है पेएबल्स की, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस क्यों डिफरेंट है पेएबल्स की, सवाल वाले ने नहीं बताया। मैंने ऐसे ही अनकॉन्शियसली, ना चाहते हुए
एक बच्चे की बात के जवाब में अंदर की एक बात कर भी दी थी, शायद बिजली का बिल पेएबल हो, इस पे इख्तलाफ हो अकाउंटिंग और टैक्स वालों का कि कब पे होने पे खर्चे में डालना है या बिजली इस्तेमाल होने पे खर्चे पे डालना है। कोई भी रीजन होगी अदर पेएबल्स में, तो अदर पेएबल्स में कोई भी ऐसा पेएबल पड़ा हो सकता है जिसका इफेक्ट खर्चों पर हो, लेकिन सवाल वाला नहीं बता रहा, तो मैं क्या करूं अब? हाँ, एक्सपेंस पेएबल्स है, अदर पेएबल्स, अदर भी तो लिखा हुआ है, अदर और ट्रेड पेएबल्स में, क्रेडिटर्स में भी इख्तलाफ हो सकते हैं अकाउंटिंग टैक्स वालों का, कोई मसला नहीं। कैसे ऐड करते हैं? परचेजेस प्रॉफिट को हिट नहीं करती, परचेज डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। बहरहाल उसने रीजन हमें नहीं बताई, तो हम क्यों डिप डाउन जाए पागलों की तरह? वो कह रहे हैं बस टैक्स बेस बाकियों के ये है, हम बात को रेत रहे हैं। नहीं यार, क्यों ये है? हम पागल हैं। चलें आगे, छोड़ें यार डिस्कशन। पॉइंट 4 सवाल की तरफ वापस आए। अदर रिसीवेबल्स कितने हैं? अब हम पागलों की तरह कहें नहीं बताओ क्या क्या इसमें पड़ा हुआ है, कहते हैं मैंने सिर्फ 8 बताने। नहीं बताओ इसमें बाकी क्या पड़ा हुआ है? टैक्स बेस ऑफ रिमेनिंग पेएबल रिसीवेबल्स इज। चलें छोड़ें, हम हमारे एडजस्टमेंट की तरफ वापस आए। अब ये ब्लू वाली लाइन नहीं पढ़नी आपने पढ़ना है which includes dividend receivable। अच्छा, डिविडेंड रिसीवेबल मींस डिविडेंड इनकम का अकाउंट आना पड़ेगा ना, तो शुक्र है रिसीवेबल भी रिवाइज हो जाएगा। जी अनलर्न था, एक रिसीवेबल है, तो वर्किंग नंबर 2। पता है हम ये रिसीवेबल अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चले हमने इस साल खर्च इनकम में डाला या नहीं डाला। तो रिसीवेबल अकाउंट बना लेते हैं। डिविडेंड, हाउ टू टैकल प्रीपेड टी अकाउंट 31/12/17। बोले जी क्लोजिंग रिसीवेबल 8। रिसीवेबल रिसीव कब होगा? तो इस साल कहां गया होगा? और शुक्र है ये साइड भी P&L के लिए ही है, ये साइड भी P&L के लिए है। एक बार डिसाइड करें क्या? नहीं हमारी बात डिसाइड है, तो मैंने मिटाया ही नहीं, वो लाइन मैंने छुपाई हुई है। एक बार डिसाइड करें हम अकाउंटिंग वाले इस साल क्या कर चुके हैं? खर्चे में डाल चुके हैं। बंदा फड़ ले जुत्ती है ना मारे, हम अकाउंटिंग वाले इस साल इनकम में डाल चुके हैं। हम अकाउंटिंग वाले इस साल इनकम में डाल चुके हैं। अच्छा, अब देखते हैं टैक्स वाले अर्न करने पे इनकम में डालने देंगे या रिसीव करने पे इनकम में डालने देंगे, ये देखना है। अब जरा मिटाते हैं। टैक्स वाले कब इनकम में डालेंगे? जब मिलेगा। इसका मतलब ये क्यों बार बार आ रहा है? यूज ऑफ डिस्क्रीट। अच्छा चलें, टैक्स वाले क्यों इनकम में डालेंगे? सॉरी, कब इनकम में डालेंगे? जब रिसीव होगा। तो इसलिए डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में कैरिंग अमाउंट अपीयर होगी और टैक्स बेस 0 होगी, क्योंकि टैक्स वाले हमें कैसी दुनिया में ले गए हैं? चांद की दुनिया में, जहां एग्जिस्ट नहीं करते रिसीवेबल्स, क्योंकि टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? कैश बेसिस। ओके, चलें जी, हमारे लिए फिलहाल इतनी लाइन काफी थी। पढ़ें जी दोबारा लाइन को। डिविडेंड इनकम वाज ऑन रिसीट बेस। आ जाए, बता दें कैरिंग अमाउंट। और इधर तो अर्न्ड वाली अकाउंटिंग यूज हो रही थी, एक्रूवल वाली, लेकिन इधर कैश वाली अकाउंटिंग यूज हो रही है। क्या नाम रखें? डिविडेंड रिसीवेबल। क्लियर? ओके, बिल्कुल 100% सही किया हमने, बिल्कुल कोई गलती नहीं की। आगे अगर आप कुछ पढ़े हैं तो आप अपने लिए पढ़े हैं, मेरे लिए नहीं पढ़े। यहां तक बात बिल्कुल सही है। क्लियर? और हमारा रूल लगा है ये वाला, हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस में टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें, इसलिए कैरिंग अमाउंट आएगी लेकिन टैक्स बेस नजर नहीं आएगी। अच्छा यार, ये कौन सा साल चल रहा है? 2000 और नहीं आजकल 2021। अच्छा, अगला साल कौन सा है? 2022। एक फर्जी सा सिनेरियो बना रहा हूं, खामोश रहना भाई। आपने हज के लिए अप्लाई किया तो हुकूमत ने कहा कि जी 2022 में आपको इजाजत है, आप जाएं, लेकिन आपने जहाज अपना कराना है। हमने कहा हुकूमत मैं और जहाज कराऊं अपना, तो हुकूमत ने कहा बस जहाज की टिकट आपके जिम्मे है, बाकी इंशाल्लाह उधर जाके हम आपको संभालेंगे। अब आप पीआई की वेबसाइट पे गए तो 21 में खड़े हैं आप, और 22 में हुकूमत ने आपको इजाजत दे दी हज पे जाने की। अब 21 में खड़े हैं आप, तो अब आप पीआई की वेबसाइट पे गए तो लकीली
पीआईए ने 2021, 22 और 23 की फ्लाइट्स की जो अमाउंट्स थी वो लिख दी थी, लकीली उनकी वेबसाइट पे ये अवेलेबल थी। बहुत रेयर ऐसा होता है, बहुत रेयर ऐसा होता है, लेकिन आपको वहां पे नजर आ गया। और वहां पे आपने 2021 में देखा तो टिकट थी सऊदी अरब की 50,000 और 2022 में टिकट थी 45,000। आपने कहा जबरदस्त है, पीआईए रिफॉर्म्स लाएगा, बेहतरी लाएगा, कॉस्ट कटिंग करेगा, कुछ भी सोचेगा, तो इन्होंने प्लान किया हुआ है कि अगले साल मैंने कितने लेने हैं, 45,000। अरे सादा सी बात है यार, सोच के बता दें, आपने इस साल जाना है, अगले साल जाना है, आप क्या थोड़ी सी भी अकल होगी, आप में 50,000 अरेंज करने की कोशिश करेंगे, 45,000। हाँ, कल कल को वो बढ़ा दें टिकट, वो उस वक्त का मामला है आपका, वो मुझे छोड़ें। फिलहाल हकायक की बुनियाद पे बात करें कि कम से कम आप कितने पैसे अरेंज करके रख लेंगे, 45,000 अरेंज करके रख लेंगे। क्यों? आपको पता तो इस साल चल गया, इस साल का रेट क्यों नहीं यूज कर रहे आप? क्योंकि आपने जाना कब है, अगले साल जाना है। अच्छा यार, हुकूमतें जो है ना, अगले साल के टैक्स रेट बताती नहीं है, अगले के इसके जरूर बता देती हैं, लेकिन कभी कभी हुकूमतें अगले साल के टैक्स रेट भी बता देती हैं, और एफबीआर भी बताता है, अक्सर एफबीआर भी बता देता है, अगले सालों के टैक्स रेट बता देता है। हुकूमतें वैसे आमतौर पर बताती नहीं है, कभी कभी, आज एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं, कभी कभी टैक्स वाले अगले सालों का टैक्स रेट भी बता देते हैं। यार पहले मुझे एक चीज बता दें, ये रिसीव कब होने और इस पे टैक्स कब लगना है? अगले साल। पता चल गया अगले साल हज पे जाना है, तो ये भी पता चल गया अगले साल ही टैक्स देना है। इस पे कोई दूसरी राय है किसी की तो बात कर ले, वरना फिर मैं आगे चलता हूं। कोई और राय तो नहीं? क्या मैं कंफर्म हूं मुझे अगले साल पैसे मिलेंगे? रिसीवेबल का मतलब ये होता है अगले साल पैसे मिलेंगे, और टैक्स भी कब लगेगा? अगले साल। अब सवाल ने टैक्स रेट मुझे दो दे दिए हैं। जिन लोगों को रिसीव हो रहा है इस साल, डिविडेंड इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेस, जिनको रिसीव हो रहा है इस साल, वो लोग डिविडेंड पे कितना टैक्स दे रहे हैं? जिनकी हज की एप्लीकेशन इस साल निकल रही हैं वो तो इस पे दे रहे हैं, और जिनको रिसीव होगा अगले साल, उनके लिए रेट हुकूमत ने क्या कर दिया है? एग्जेम्प्ट कर दिया है। मुझे बता दें, हमारा 8 पे कब टैक्स उठाया, हमारे 8 पे कब टैक्स लगना है? इसने किस साल हज पे जाना है? इसने किस साल टैक्स लगना है इस पे? अगले साल टैक्स लगना है इस पे। तो मुझे बता दें, अब आप बोंगी अगर मारें तो वो आपकी मर्जी की, नहीं सर इस साल तो रेट 20% है। और भाई पता चल गया हुकूमतें नहीं बताती हैं अगले साल के रेट। याद रखिएगा, हम 31/12/17 की रात को खड़े हैं। आमतौर पर हुकूमतें नहीं बताती हैं अगले साल के रेट, और पीआईए वाले भी नहीं बताते अगले साल की टिकट कितनी होगी, पता नहीं महंगाई हो क्या हो। लेकिन यार अगर बता दें तो हमें और क्या चाहिए? तो आप बता दें जी, इस साल रिसीव होने हैं पैसे अगले साल, जब रिसीव ही अगले साल होने हैं तो अगले साल का रेट क्या है? तो मुझे बता दें, ये मेरी एग्जेम्प्ट इनकम नहीं बन गई? आप बता दें इस पे टैक्स रेट क्या हुआ? तो आज एक नया कॉन्सेप्ट लिखें, किसी खास इनकम का, डिविडेंड इनकम खास इनकम है या जनरल इनकम है? अलग से इनकम है, हमारा नॉर्मल ऑपरेशंस तो ये नहीं है। किसी खास इनकम का, किसी खास इनकम का अगर अगले साल का रेट पता चल जाए, और उस पर टैक्स भी हमने अगले साल ही देना हो, किसी खास इनकम का अगर अगले साल का टैक्स रेट पता चल जाए और उस पर टैक्स भी हमने अगले साल ही देना हो, तो अब ये सवालिया निशान है, तो रेट बता दें, इस साल का यूज कर लें अगले साल का? तो टैक्स रेट अगले साल का यूज कर लें। तो टैक्स रेट अगले साल का यूज कर लें। जी हजरात, जिन खुशकिस्मत जिन बदकिस्मत लोगों को इस साल डिविडेंड मिल रहा है वो कितने % टैक्स दे रहे हैं? हम खुशकिस्मत लोगों को अगले साल मिलेगा, हम कितने % टैक्स देंगे? यार अब ना एक फिर मसला आ जाएगा कि ये ना सबर वाला सिनेरियो रहा है, ना शुक्र वाला सिनेरियो रहा है, ये एक बिल्कुल अजीब सिनेरियो बन गया है। क्योंकि अब अगर हम अभी डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, तो वो फिर 8 का डिफरेंस के कॉलम में टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा, वो टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा। हालांकि अब हम अकाउंटिंग वाले तो P&L में इस साल डाल चुके हैं, टैक्स वाले कभी भी, बल्कि अगले साल जब मिलेगा भी तो टैक्स वाले कहेंगे टैक्स देने की जरूरत। तो क्या आपको लग रहा है कि बात चली थी यहां से, चली थी यहां से कैश अकाउंटिंग, लेकिन चलते चलते पहुंच गई ये एग्जेम्प्ट इनकम बन गई है। अब एग्जेम्प्ट इनकम बन गई तो अजीब सा सिनेरियो बन गया, वी डू नॉट वांट द क्रिएशन ऑफ, क्योंकि टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है ये, हमारे और टैक्स वालों में कौन सा डिफरेंस आ गया? परमानेंट। इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग कैरिंग अमाउंट विल अपीयर एट ₹8।
एंड टैक्स बेस विल बी एज्यूम्ड टू बी इक्वल टू, तो मजबूरन जो क्वेश्चन 10 था उसमें ये एडजस्टमेंट्स हमने की थी VIII और IX, उसमें भी यही किया था। तो छोटा सा अपने समझने के लिए लिख लिया, ये तो एग्जाम्प्ट इनकम बन गई, तो परमानेंट डिफरेंस बन गया, यहां छोटा सा समझने के लिए सिर्फ लिखा, इसलिए मजबूरन स्टॉप का साइन मैंने लगाया था, यहां लगाया था स्टॉप का साइन। टेम्परेरी डिफरेंस को आने से रोको, बोले टेम्परेरी डिफरेंस को आने से रोको। अब टेम्परेरी डिफरेंस को आने से मैं कैसे रोक सकता हूं? बताएं 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 बताएं। हाँ, मैं ऐसे रोक सकता हूं कि इसको बराबर ले लूं, तो मेरा डिफरेंस 0 हो जाएगा। इस पे कोई डेफर करके मेरा नहीं खाली टैक्स देना है, वैसे आना भी नहीं चाहिए था, डेफर करके इस पे कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि अगले साल कितने % रेट है? 0%। बिल्कुल बाबा की बात सही है, बेहतर यही है, यहां स्टॉप का साइन आपने लगाया, रोकने आपने टेम्परेरी डिफरेंस को, टेम्परेरी डिफरेंस नहीं आने देना। नेक्स्ट इज वेरी इजी, इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट बनाएं और इसको फारिग करें। 2 मिनट लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं। इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट बनाएं। छोटा सा लिख लिया पॉइंट 4 के साथ आज वाली एग्जांपल, ये सिर्फ आज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आप जहन में घर में सोचेंगे, ताकि आपको याद रहे 20% की बजाय 0% उठाया था। यार ना किया करो भाई ऐसा, खुदा के लिए ना किया करो। पहले टी अकाउंट बना लो इंटरेस्ट इनकम का, फिर ये लाइन भी पढ़ लेना जिनको शौक है, ये लाइन ना पढ़े, टी अकाउंट बनाए इंटरेस्ट इनकम का। अगले इतवार को इंशाल्लाह क्लास 1 होगी, जो 5 दिन बाद। और ये कम अप्रैल 2017, हमारा साल खत्म होने से कितने महीने पहले? 9 बोल दें, हमारा साल खत्म होने से 9 महीने पहले RL बोरोड या इन्वेस्टेड? अगर बोरो किए होते तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता, अगर इन्वेस्ट किए हैं तो इंटरेस्ट। RL इन्वेस्टेड 40 मिलियन इन अ फिक्स्ड अकाउंट फॉर 1 ईयर। सिर्फ कितने अरसे के लिए जमा करवाए हैं पैसे? 1 साल के लिए पैसे जमा करवाए हैं, 40 मिलियन किसी बैंक में रखवा दिए होंगे, डिपॉजिट अकाउंट डिपॉजिट करा दिए, 40 मिलियन इनके पास सरप्लस पड़ा होगा, ठीक है, हमारे पास 20-25 रुपए पड़े होते हैं, इनके पास 40 मिलियन पड़े हुए थे, तो इन्होंने 40 मिलियन सोचा कि हमारे पास पड़े रहेंगे साल वेले, तो बैंक में रख के सूद कमाते हैं, जहन्नुम में जाते हैं। तो इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट फॉर 1 ईयर एट रेट ऑफ 10% पर। अच्छा, इसमें ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इंटरेस्ट पूरी दुनिया में ना एडवांस में नहीं मिलता कि इंटरेस्ट आपको जगह अप्रैल को मिल जाए। इसमें कई दफा होते 3-3 महीने बाद मिलेगा इंटरेस्ट, कई दफा होते 6-6 महीने बाद मिलेगा, और कई दफा होते हैं साल बाद एंड पे एक ही दफा मिलेगा। ये जरा सवाल में पढ़ के बता दें कि इंटरेस्ट कब मिलना है। हाँ, इंटरेस्ट ऑफ 12 मंथ्स, इंटरेस्ट ऑफ विल बी रिसीव्ड वंस, सिर्फ एक ही दफा मिलेगा, तोड़ के नहीं मिलेगा, विल बी रिसीव्ड वंस, एक दफा मिलेगा, ऑन मेच्योरिटी डेट, ऑन मेच्योरिटी डेट दैट इज अगला साल 31 मार्च 18। तो इसको सही कर ले जरा, इंटरेस्ट ऑफ 12 मंथ्स, इंटरेस्ट ऑफ विल बी रिसीव्ड वंस, इकट्ठा मिलेगा, ऑन मेच्योरिटी डेट, ऑन मेच्योरिटी डेट दैट इज 31 मार्च 18। अब यार बता दें क्लोजिंग रिसीवेबल निकालूं या क्लोजिंग अनअर्न्ड, सोच के बता दें, क्लोजिंग रिसीवेबल या क्लोजिंग अनअर्न्ड। रिसीव अगले साल होना है, वैसे ये मैं आपको बता दूं, रिसीव अगले साल होना है। क्लोजिंग रिसीवेबल की फिगर दी या ये भी निकालनी पड़ेगी आज? पहले ये डिसाइड कर लें क्लोजिंग रिसीवेबल है या क्लोजिंग अनअर्न्ड है। रिसीवेबल है, विल बी रिसीव्ड अगला साल। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फिलहाल बुक आप 12 महीने का ना कर बैठिएगा, जनवरी फरवरी मार्च का बुक नहीं करना, सिर्फ रिसीवेबल कितने महीने का होगा, कितना अरसा पैसा रखवाया रखा। इसी तरह होता है ना, घर किराए पे दिए रखा, यकम अप्रैल से 31 दिसंबर, तो 9 महीने का किराया हमारा, तो उधर घर लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर किराया कमाते हैं, ये पैसे इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमा रहे हैं। तो कितने अरसे पैसा रखवाए रखा हमारे साल? 9 महीने। अगले साल कितने अरसा पैसा रखवाए रखा? फिलहाल 31 दिसंबर की रात को खड़े होकर कितने महीने का इंटरेस्ट कमा लिया होगा लेकिन मिला नहीं होगा? 9 मंथ्स का। तो डायरेक्ट इस तरह का अकाउंट बना लें। वर्किंग नंबर 3, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। क्लोजिंग रिसीवेबल निकालना है, इन्वेस्टमेंट 40 इंटू, लेकिन ये फैक्टर तो पूरे साल का इंटरेस्ट दे देगा। हमें कितने महीने का चाहिए? 3। क्लियर?
हाँ बता दें, रिसीवेबल अगले साल रिसीव होगा, इस साल इनकम में जाएगा। एक 6 महीने का सवाल भी इस तरह का किया था, वो सवाल नंबर भी यहाँ लिख लें रेफरेंस के तौर पे। 6 महीने का इंटरेस्ट उसमें रिसीव हो रहा था, उसमें इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट बना था। पास पेपर ये नहीं, पेज क्वेश्चन 9, पेज 740 क्वेश्चन 9 था, पेज 740 क्वेश्चन 9। इस तरह की एडजस्टमेंट हमने की हुई है, पेज 740 क्वेश्चन 9 गैलेक्सी वाला। इसमें इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट भी बना था, एक्सपेंस का अकाउंट भी बना था। ये लिखा करें जरूर, क्रॉस रेफरेंसिंग, पेज 740 क्वेश्चन 9। अच्छा यार, अब एक मैं फिक्रा आपसे बोलूंगा, पहले इजी मार्क्स गेन कर लें। क्या लिखें यहाँ? इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना? 3। अच्छा, अब अगर सवाल में लिखा हुआ, सबर या शुक्र वाले दो सिनेरियो होते हैं। अगर सवाल में लिखा हुआ द इंटरेस्ट इज टैक्सेबल व्हेन इट इज अर्न्ड, तो फिर टैक्स वाले भी एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे होंगे। एक फिक्र और बोलने लगा हूं जिसे आप एंजॉय करेंगे। द इंटरेस्ट ऑफ 9 months इज टैक्सेबल इन 2017। द इंटरेस्ट ऑफ 9 months इज टैक्सेबल इन 2017। और कैश कहां हो गई? द इंटरेस्ट ऑफ 9 months इज टैक्सेबल इन 17। तो ये भी एक्रूअल अकाउंटिंग है, टैक्स वाले फॉलो करें, लेकिन इस तरह तो फिक्रा नहीं लिखा हुआ। फिक्रा देखते हैं किस तरह लिखा हुआ। टैक्स वाले शायद एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो नहीं करे ना। यार क्या जल्दी है आप लोगों को, जल्दी ना किया करें। दो बातें अलग अलग होती हैं, उनको मिक्सअप करके खुद परेशान हो रहे होते हैं। पहले यहां तक पहुंच के टैक्स बेस डिसाइड कर लें। इंटरेस्ट इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, और तरीके इंटरेस्ट इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल ऑन पी अकाउंट बना लिया है। इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग कैरिंग अमाउंट विल अपीयर एंड टैक्स बेस विल बी 0, क्योंकि टैक्स वाले ऐसी दुनिया में चले गए हैं जहां रिसीवेबल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, अच्छा जिन, ये तो खुश नसीब नहीं है, ये तो दोनों साल ही बदनसीब हैं क्योंकि इंटरेस्ट कमा रहे हैं। अच्छा बहरहाल, जिन बदकिस्मतों को 17 में मिल जाए वो कितने % देंगे, और जिनको अगले साल मिले वो कितने % देंगे? बहुत रेयर होता है कि पीआई अगले साल के टिकट का रेट बता दे, बहुत रेयर होता है कि हुकूमत अगले साल का टैक्स रेट बता दे। लेकिन हम खड़े किस दिन हैं? 31/12/17 को, और हमें किस साल का रेट पता चल गया है? अगले साल का। वैसे मुझे बता दें कि इन्होंने टैक्स कब होना है स्त्री ने? व्हेन रिसीव। तो इसका मतलब है कि हमने जब इस 3 पे टैक्स ही अगले साल देना है, तो अगले साल रेट क्या हो चुका होगा जिनको मिल रहा होगा? अब 10 वाला रेट लें, 15 वाला, तो वही सिमिलरली पिछला कॉन्सेप्ट है, रिवाइज हुआ है। टैक्सेबल इन फ्यूचर है, ये तो लॉजिक भी सोच रहे हैं। टैक्सेबल इन फ्यूचर है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कितने %? यार ये वो वजह जिस वजह से हम रेट साथ साथ लिख रहे थे आज। नहीं, वो ये नहीं होता कि किससे रिलेट कर रहा है। वो लोग पता क्या करते हैं, जब मिलते हैं तब वो ये नहीं देखते कि किस अरसे से रिलेटेड मिला, कहते हैं बस मिल गया तो आपकी इनकम है। यही तो कैश अकाउंटिंग होती है। वो ये नहीं देखते किस अरसे से रिलेट करेगा। हाँ, उस टाइम जो रेट होगा वो लगा लेंगे। ओके, अच्छा जी, 0.6 मैंने नहीं करवाना आपको, ये आपका होमवर्क होगा। इसमें लीज है, तो किराया एरियर में एडवांस में है, ये जरा देख लें। एडवांस में है तो फिर 3 चीजें यहाँ लिख लें। पास पेपर का क्वेश्चन 8 जैसा बिल्कुल। पहले तो ये लिख लेना, पास पेपर का क्वेश्चन 8 पे नजर मार लीजिएगा अगर ये भूली हुई हैं चीजें। पास पेपर क्वेश्चन 8, पास पेपर क्वेश्चन 8। तो ये जगह मैं छोड़ा हूं आपके लिए, घर में यहाँ फिगर्स लिख लीजिएगा। राइट ऑफ यूज, अच्छा लीज लायबिलिटी में करंट नॉन करंट पोर्शन दोनों इकट्ठा करके यहाँ आएगा, और इंटरेस्ट पेएबल। लेकिन इजी मार्क्स में गेन कर लूं, मुझे पता है टैक्स वाले लीज को नहीं मानते, इसलिए टैक्स बेस 0 है। कैरिंग अमाउंट सब आपने घर में निकालनी है।
रेट 30%। यार लेकिन ना एक मसला है, वो ये है कि 2 साल लीज को आपको चलाना पड़ेगा। राइट ऑफ यूज में से कितने सालों के डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे? 2 सालों की, सही है। और लीज लायबिलिटी में क्या करेंगे? हमारे साल की पेमेंट के नीचे, चलें छोड़ें करके आइएगा, मसला वो डिस्कस कर लेंगे, कोई नहीं। यकम जनवरी हमारे साल के पहले दिन लीज शुरू हो रही है या पिछले साल के पहले दिन लीज शुरू हो चुकी है? तो राइट ऑफ यूज में जब माइनस करेंगे कितने सालों के डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे? 2। और एडजस्टमेंट्स कोई मुश्किल नहीं है। आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है? अंडर टैक्स लॉज लीज रेंटल्स आर अलाउड इन द ईयर ऑफ, और ये पक्की ठक्की बातें ना भी लिखे तो यही होगा, हमेशा टैक्स वाले रेंटल को मानते हैं। ओके अच्छा यार, ये जो है ना यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये है IAS 37 जो भी हमने नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए इसको हम फिलहाल नहीं कर सकेंगे। ये जितना मैंने ब्रैकेट लगाई है, गलती से ब्रैकेट यहां तक ना लगा लीजिएगा, गलती से ब्रैकेट यहां तक ना लगा लीजिएगा, मैंने जहां तक लगाई है। बल्कि अगर आप कहते हैं मैं स्काई ब्लू में हाईलाइट कर देता हूं कि इस चीज को हमने फिलहाल छोड़ दिया है, इस चीज को फिलहाल हमने छोड़ दिया। ओके क्या रह गया? एक एडजस्टमेंट रहेगी। हमारा साल कौन सा जी? 31 दिसंबर 2017। पढ़ें जी, 1 जुलाई 17 कब? हमारे साल के एग्जैक्ट मिड में, हमारे साल के वन ऑफ द 4 बिल्डिंग्स, वन ऑफ द 4, टोटल कितनी बिल्डिंग्स है हमारे पास? 4 में से कितनी? एक बिल्डिंग। कितने की बिकी? कितने की बिकी? These were acquired on at a cost of 100 million each, having useful life of 30 years। तो जरा विजुलाइज कर लें, किस साल खरीदी थी बिल्डिंग्स? 1 जनवरी 13 को। और किस साल खरीदी थी बिल्डिंग्स? 13, 14, 15, 16, 17। मुझे ये फीलिंग आ रही है कि 3 बिल्डिंग्स पूरे सारे सालों में इस्तेमाल हुई और 3 में से एक बिल्डिंग हमने यहां पर बेच दी है। क्लियर? बहरहाल अभी इन चक्रों में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम एक वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग कौन सी बनेगी जी? मैं इधर स्क्रीन पे कर देता हूं। अच्छा यार, पिछली क्लास में ना मैंने आपको जो पास पेपर का क्वेश्चन 6 था उसका पीपीई का अकाउंट बना के दिया था, कॉस्ट पे अलग, अकाउंट रिडक्शन पे अलग। लेकिन मैं इधर बुक वैल्यू पे भी अकाउंट बनाने लगा हूं, आपको रिवीजन हो जाएगी। जरा पीपी का अकाउंट बुक वैल्यू पे बना लें, लेकिन आज अकाउंटिंग रूल्स वाला बना लेते हैं, कल इंशाल्लाह टैक्स रूल्स वाला बना लेंगे। ये सवाल हमारा कल तक चलेगा, कल टैक्स रूल्स वाला बना लेंगे। आज सिर्फ कौन सा बना लेते हैं? घर में आप ट्राई जरूर कराइएगा टैक्स रूल्स वाला। फिलहाल मैं अकाउंटिंग रूल्स वाला बना लूं। अकाउंटिंग डेफिनेशन देखनी पड़ेगी माय डियर। यार दी हुई है ना, नीचे ना जाओ। इट्स ए यूजफुल लाइफ ऑफ 30 ईयर्स। ये जो नीचे है ना, नीचे तो टैक्स वालों के डेफिनेशन के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, ये तो शायद घर जाके आप पढ़ें टैक्स वालों के डेफिनेशन के बारे में। मैं सिर्फ किन की बातें कर रहा हूं इस पर? अकाउंटिंग वाले। कितने सालों में डेप्रिशिएट करेंगे? 30 सालों में। अच्छा मुझे ये बताएं कि खुला खुला मजे से अकाउंट बनाते हैं। 1 जनवरी 17 पे खड़े होकर हमारे पास क्या 4 की 4 बिल्डिंग्स पड़ी होंगी? इनकी कॉस्ट क्या होगी? 400। मुझे ब्रॉड डाउन कॉस्ट चाहिए, ब्रॉड डाउन बीवी चाहिए, मुझे ब्रॉड डाउन बीवी चाहिए। ओके कॉस्ट। अच्छा बताएं एसेट बाय कब किया था? 4 बिल्डिंग्स बाय कब की थी? 13, 14, 15, 16, 17 को छोड़ें, 31, 12, 16 पे खड़ा हूं मैं। देखें उधर 31, 12, 16 पे। तो कितने साल ये बिल्डिंग्स डेप्रिशिएट हो चुकी हैं? अगर मैं 400 को डिवाइड करता हूं 4 से तो 30 से, तो ये तो मुझे देगा 1 साल की डेप्रिसिएशन। मैंने तो चाहिए 13, 14, 15, 16 की डेप्रिसिएशन। कितने सालों की? 4 सालों की। एक और ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट में ब्रैकेट, तो इसको दरमियानी ब्रैकेट कर देते हैं। अब मुझे बता दें ब्लैक मार्कर से मैंने क्या लिखी है? कॉस्ट। ब्लू मार्कर से 4 सालों की
4 साल, मार्कर नजर आ रहा है, 4 सालों की अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, ताकि मैं 31/12/16 पे आके खड़ा हो जाऊं। क्या आ गया? पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखवा दें, 340.67। ये ओपनिंग बीवी आ गई किसकी? चारों बिल्डिंग्स की ओपनिंग बीवी आ गई। अकाउंटिंग का लफ्ज मैंने ऊपर लिख दिया हुआ है, चारों बिल्डिंग्स की अकाउंटिंग ओपनिंग डब्ल्यूबीबी आ गई। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कोई एडिशन है? नो। डिस्पोजल हैं? अच्छा जी, डिस्पोजल भी हैं और डेप्रीसिएशन भी होगी और कैरी डाउन भी आएगा। अच्छा, डिस्पोजल की डब्ल्यूडीवी जरा हिम्मत करके 2-4 बंदों ने मेरे साथ निकलवानी है। डिस्पोजल की डब्ल्यूडीवी, डेप्रिसिएशन इंशाल्लाह हम वर्किंग 4.1 में निकाल लेंगे। तो मोहतरम उसी तरह ब्लैक मार्कर कितनी बेची? 1 ऑफ इट्स 4 बिल्डिंग। कितनी बेची? 1 बिल्डिंग बेची। 1 की कॉस्ट 100। किस दिन बेची? 30 जून 17 को बेची। कॉस्ट में से माइनस कर दें कितने सालों की डेप्रीसिएशन? 4 की, 4.5 की, 4.5 की, 4.5 की। पूरा डेप्रीशिएट कितने सालों से ये हो रहा है? 13 में भी हुई होगी ये डेप्रीशिएट, 14 में भी, 15 में भी, 16 में भी, और 17 की भी डेप्रीशिएशन अभी मैं इसमें डालूंगा। 17 की डेप्रीशिएशन जी, कितने साल डेप्रीशिएट हो चुका? 4.5 साल। पकड़ें कॉस्ट, लेकिन डिवाइड करेंगे 30 से तो कितने सालों की डेप्रीशिएशन आएगी? 1 साल की। मुझे कितने सालों की चाहिए? इसको ब्रैकेट में लें और दरमियानी ब्रैकेट बंद करें। 85 पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखवा दें फिर, 85.00। क्लियर? ठीक है जी, टाइम खत्म हो गया। अब आप हजरात को जो मैंने होमवर्क देना था वो तो मैं नहीं दे सकूंगा। मैंने पास पेपर का क्वेश्चन 10 आपको होमवर्क देना था, लेकिन वो अभी मैं आपको नहीं दे सकता। इसलिए एक छोटा सा सवाल आप प्रैक्टिस सेट का कराइएगा, ताकि जो रेट चेंज वाली चीज़ें हैं वो आपको याद रहें और कहीं चलते चलते रेट चेंज आपको ना भूला हो। तो उसके लिए एक सवाल है हमारे प्रैक्टिस सेट में, डेट इज क्वेश्चन 11 पेज 267। क्वेश्चन 11 पेज 267। तो ये सवाल कर लीजिएगा ताकि आपको रेट चेंज जरा रिवाइज हो जाए। तो अच्छा, अब अगली बात, तसल्ली से मेरी बात सुन लें। ये अकाउंट हमने किसके मुताबिक बनाया है? लेकिन ये अकाउंट हम बुक वैल्यू पे बना रहे हैं, मेथड स्ट्रेट लाइन है। डेप्रिसिएशन ट्राई करेंगे स्ट्रेट लाइन वाली और कैरी डाउन निकालना है। सोल्यूशन में शक ना देखिएगा। फिर किन के मुताबिक अकाउंट बनाएंगे? टैक्स वाले 10% पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन खरीदने के साल में फुली डेप्रिशिएट कर रहे हैं, बेचने के साल में डेप्रिशिएट। तो टैक्स वालों के मुताबिक भी अकाउंट ट्राई कीजिएगा। बस आज यही सवाल करना है आपने, सिवाय स्काई ब्लू एडजस्टमेंट के। ओवर।